गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे विराम यानी क्या मतलब होता है? विराम का आराम करना। जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं तो हम थोड़ी देर आराम करने लगते हैं, तो वहाँ हमको समझ में आता है अगर हम बैठ गए तो कि हाँ हम चलते चलते थक गए इसलिए हम बैठ गए हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं और लिखते लिखते जब हमें अपने शब्दों को थोड़ी देर रोकना होता है, अपने वाक्य को थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? चिन्ह लगाते हैं। उन चिन्हों के माध्यम से ये बताते हैं कि यहाँ पर विराम लिया गया है। ये परिभाषा है, देखो आप क्या है? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकना होता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जब भी हम किसी से कोई बात कहते हैं, लिख के देते हैं, उसको कुछ समझाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ देर के लिए आराम करना होता है, रुकना होता है। वही रुकावट के लिए लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है, आज बाजार में भीड़ है, माँ बच्ची से कह रही है रुको उधर मत जाओ, दुकानदार ये 5 रुपये है, ये बढ़िया है। ये सब चीज़ों में कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगाए। अगर नहीं लगाए तो हम इसको एक साथ पढ़ते जाएंगे, है ना। विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है? जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम। पहला विराम चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? हम पूर्ण विराम तब लगाते हैं जब हमारे द्वारा कही हुई बात पूरी तरह से पूरी हो जाती है। किसी नियम के बाद आने वाले से हम इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। ये कब लगाते हैं? जब हमारी बात पूरी हो जाती है। हम सामने वाले से जो कहना चाहते हैं वो चीज़ हम पूरी कह देते हैं, तभी हम वहाँ पर इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम क्यों लगाया जाता है? इसके बाद होता है अल्प विराम। ये होता है अल्प विराम, है ना। ये हम कब लगाते हैं? जब हम अपने वाक्य में थोड़ी सी देर रुकते हैं। अर्धविराम के पहले और पूर्ण विराम से भी पहले जब हम थोड़ी सी देर के लिए, जैसे अगर हमने ऐसा बोला गंगा यमुना सरस्वती हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं, तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक ही जैसे नाम हैं, उन्हें बोलने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा रुक रहे हैं, वहाँ पर हम ये अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है। जहाँ पर भी हमको बिल्कुल थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसे अल्प विराम कहते हैं। फिर होता है अर्धविराम। अर्धविराम काय के लिए लगाया जाता है? अर्धविराम लगाते हैं जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, बहुत बड़ा वाक्य है और हमें वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुकना है। ये होता है अर्धविराम। ठीक है। ये हमको लगाते हैं जब हमारा एक वाक्य बहुत बड़ा सा है और उसको हमें आधा बोल के रुकना है। कल मैं स्कूल गया था तो मुझे पता पड़ा। ठीक है। कल मैं स्कूल गया था तो मुझे होमवर्क पता पड़ा। तो वहाँ पर हमने तो के बाद थोड़ी सी देर के लिए ये रुके हैं, तो वहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? अर्धविराम। ये पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे किसी नियम के बाद आने वाले शब्द जैसे के पूर्व इसका प्रयोग होता है। जैसे ऐसा करा था, उसके पहले हम ये अर्धविराम लगाते हैं। फिर अल्पविराम, इसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हम कब लगाते हैं? जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे, किसने, किससे, ये वाले जो शब्द हैं, क्यों, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम क्या कर रहे हो, किसने मस्ती की, किसने क्या खाया, ये जब हमें किसी से प्रश्न पूछना होता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। इसके बाद आता है विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह कौन से होते हैं?
जिनके द्वारा हम ये बताते हैं कि हमें किसी चीज़ से बहुत घृणा हो रही है, किसी को देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है, कोई चीज़ देखकर हमें खुशी हो रही है। ये वाले जो विस्मय के होते हैं चिन्ह, जिनसे हमें विस्मय प्रकट करना होता है जिन बातों से, उन बातों के आगे हम ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सा होता है ये वाला होता है विस्मय सूचक चिन्ह। इसमें अरे तुम कब आए, ओहो क्या ऐसा हो गया क्या, ऐसे करके जब हम बोलते हैं वाह बहुत अच्छा लिखा है तुमने, शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई किया करो, तो ऐसे वाले शब्द जो होते हैं जिनमें हमें आश्चर्य, भय, घृणा, खुशी, ये वाले भाव प्रकट करना होते हैं, तब हम अपने वाक्य के बाद ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है। फिर होता है योजक या विभाजक चिन्ह। ये तुलना करने के लिए लगाया जाता है ना। दो शब्दों की जब हम तुलना करते हैं, एक जैसे दो शब्दों को जब हम बोलते हैं, उसके बीच में हम इस वाले चिन्ह को लगाते हैं। जैसे दिन रात है ना, दिन रात, ये वाला चिन्ह हम इसके बीच में लगाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, योजक या विभाजक चिन्ह। उसके बाद होता है निर्देशक। ये योजक जैसा ही होता है, लेकिन योजक छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह कब लगाया जाता है, संवाद बोलने वाले के लिए। हमने आपको संवाद लेखन सिखाया है ना। संवाद लेखन में अपन क्या करते हैं, कौन बोल रहा है आगे वाली बात, ये संवाद किसका है, उसके लिए हम उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाते हैं, फिर उसने क्या बात कही है हम वो लिख देते हैं, तो वो समझ में आता है कि ये जिसका नाम लिखा है और आगे जो बात कही गई है वो इसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है, तो ये होता है निर्देशक चिन्ह। ये निर्देशित करता है कि यहाँ जो बात लिखी है वो इस व्यक्ति ने कही है। फिर होता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं उसे, अवतरण भी बोलते हैं और उद्धरण भी बोलते हैं। ये वाले जो, ये कब लगाते हैं, जब हम किसी के द्वारा कही हुई बात को वैसा का वैसा ही लिखते हैं, है ना। किसी ने कुछ कहा था, वो हमें लिख के किसी और को बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जिस व्यक्ति ने कहा था उसके बारे में उसका नाम लिखकर, फिर जो उसने कहा है उस बात को हम उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। जैसे हमने बोला महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो वाली जो बात है उसको हम उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में यदि हमने लगा के लिखा है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ जिस व्यक्ति का नाम लिखा है ये वाली बात उसके द्वारा बोली गई है, जो कि त्यों बोली गई है, उसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया है। किसी के द्वारा बोली गई बात को वैसा का वैसा ही लिखना, उसके लिए हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। फिर होता है एक इसी प्रकार ये एकल उद्धरण भी होता है, ये तो डबल वाला हो गया, और एक उद्धरण चिन्ह ये अकेला भी लगता है। ये हम कब लगाते हैं, ये हम जब लगाते हैं जब हमें किसी एक शब्द के ऊपर फोकस करना होता है ना। जैसे प्रेमचंद जी की गोदान बहुत अच्छी पुस्तक है, तो गोदान, अकेले गोदान के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, हम प्रेमचंद जी की एक ही किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो गोदान है उसको हम ये वाले इसमें उद्धरण चिन्ह में, एकल उद्धरण चिन्ह से बोलते हैं, तो ये वाला उद्धरण चिन्ह हम लगाएंगे सिर्फ गोदान में, तो ये दोनों एकल और द्वितीय वो होते हैं। फिर होता है विवरण चिन्ह, सूचना निर्देश आदि देने के लिए, किसी के द्वारा दी गई सूचना अगर हमें किसी को देना है, तो जब हम सूचना देंगे तो उसके आगे हम ये वाला निशान लगा के यहाँ लिखेंगे। ये वाला चिन्ह काय के होता है, सूचना देने के लिए, है ना, किसी का विवरण बताने के लिए इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। फिर उसके बाद कोष्टक होते हैं, ये गणित में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं ना, कोई सी बात है उसको हमको इम्पोर्टेंट है उसे बताना। एक ये वाला कोष्टक होता है, एक ये वाला कोष्टक होता है, एक ये वाला कोष्टक होता है। ये तीन तरह के कोष्टक होते हैं जो अधिकतर गणित के विषय में प्रयोग किए जाते हैं, और नहीं तो हिंदी में भी और इनमें भी जब हम करते हैं तो हम किसी के बारे में बताने वाले होते हैं, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद होता है हंस पद, कोई अंश छूट जाता है, हमने एक वाक्य लिखा कोई सा और उसमें हमारे से कुछ छूट गया है ना, जैसे हमसे कोई कहीं हमको लिखना था रात, ठीक है, और हम वहाँ रात लिखना भूल गए, रात के बाद हमें दिन लिखना था, मान लो हमको लिखना भूल गए, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाकर यहाँ हम लिख देंगे दिन,
फिर संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। इसके बाद होता है संक्षेप सूचक, है ना, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर लिखना है हमको, तो ये डॉक्टर बहुत बड़ा शब्द है, अगर हमको इसको छोटा करके लिखना है तो हम कैसे लिख देते हैं, ड लिख के तो यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं। ये जो छोटी सी बिंदी लगाई गई है इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाघव चिन्ह। मतलब इसको हमने संक्षेप में लिख दिया है, डॉक्टर पूरा ना लिखकर हमने उसे छोटा सा लिख दिया है तो उसको हम लाघव भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आया। तो चिन्ह, विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, अपनी बात को लिखते या पढ़ते या लिखते समय विराम लेने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करने से हम सामने वाले से क्या कहना चाहते हैं, उसको क्या पढ़वाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है हर भाषा में। इंग्लिश में भी इनका प्रयोग किया जाता है, हिंदी में भी। जब भी हम किसी भाषा को बोलते हैं उसे समझने के लिए, उसे बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।